इतना मुश्किल ना है, इतना मुश्किल ना है। रोबो के वो साइन और पर कोशिश करो। जीटी के बारे में इनको बता रहे हैं हमारे क्लास के अंदर स्टूडेंट वेबसाइट देते हैं। जीटी भले उसमें गलतियां हों क्योंकि हम प्रिपरेशन के फेज में चल रहे हैं, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि इधर गलती होती है, वो गलती इतनी बिग मिस्टेक हो नहीं होती है। अगर वो रिपीट होती है तो फिर बिग मिस्टेक हो सकती है। लर्न करने की कोशिश करें। एक सवाल होता है जिसमें आप पहले गलती करते हैं, बाद में जब की वगैरह आपका कोई दोस्त वगैरह आपको बता रहा है ये ऐसे प्रोसेस है या ऐसी सही ऐसी चीज बनी है, फिर उस वक्त आप वो ये ऐसे हुआ है, आइंदा ये आप आगे नहीं होगा, वो लर्निंग दैट इज लर्निंग उसको लर्निंग। एनीवे this way should for history and intuitive also. ये अच्छी बात है, कोई भी एग्जाम है तो आप उस एग्जाम को एग्जाम ही ट्रीट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप इतना जो सीरियस होते हैं के बारे में। ये भी गुड जेस्चर हैं या गुड साइन, गुड जेस्चर गुड साइन कि आप हर देश को जैसे ऐसे समझ रहे हैं कि ये देश ये सही है, ये ठीक दिशा में है। तो गलत कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत आज सीखेंगे। पेज नंबर 80 की बुक पेज नंबर 7 पे आएंगे, ठीक तो है। अब देखें हमारी कोशिश है कि आपको जो है कुछ ऐसी पॉइंट्स या ट्रिक्स जो बताए ताकि स्पेशली जो बायोलॉजिकल साइंस है उसके अंदर क्रेडिट का काम ज्यादा होता है। और दूसरा हम देखें बुक कोई इसके अंदर कोई जैसे कहें केमिस्ट्री की तरह केमिकल रिएक्शन हो, इक्वेशन हो, फार्मूला हो, या फिजिक्स के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम होते हैं तो उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, वैल्यूज होते हैं, डेटा होती है, सोल्यूशन के मेथड होते हैं, इसकी कोई लाभ एंगल अगर जो 20 की है 90 की है क्या फर्क पड़ता है, फार्मूला कौन सा है, कोई काम नहीं है। इसमें एक जैसे हार्ड एंड फास्ट बात है। बायोलॉजिकल साइंस की प्रोसेस को ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना कोई और चेंज कर सकता, ना ही इनके लिए कोई अंदर कोई सर्च इस्तेमाल कर सकते। कल परसों हमारे एक स्टूडेंट बैठे थे, इधर एक इलस्ट्रेशन थी, वो इलस्ट्रेशन थी समझाने की जाइलम के साथ जो है अपवर्ड फ्लो के अंदर वाटर और मिनरल्स जाते हैं, तो सर आपने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिला लिया, वो तो इलस्ट्रेशन थी, ठीक है, इलस्ट्रेशन थी। एक पर्सन की तरह दिखाया गया था कि जो सेम जो है वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। कभी हम भी ऐसे नहीं कर सकते अपनी चॉइस से वाटर इज लिंक्ड विद वाटर मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीजन, ये ऐसे हो ही नहीं सकता है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज करना हमारे बच्चे की बात नहीं है कि ये जो प्रोसेस ऐसे हो रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे। तो एवरेज जो आप दुनिया की कोई भी बुक को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो सेम वर्ड सेम होगा, वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। तो कीवर्ड कोशिश ये करें कि जो कीवर्ड्स होते हैं आप उन पे तवज्जो दें। कीवर्ड्स जो होते हैं जो आपको आगे लास्ट का मतलब है जब आप उनकी की क्लास फिनिश हो जाएंगे, फिनिश होने के बाद आप जब रिविजन करते हैं, रिविजन के पेज में जाते हैं, रिविजन के पेज के अंदर जिस स्टूडेंट के पास की पॉइंट्स बनी होती हैं जो आजकल आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। या तो अपना सही तो ये था कि आप फर्स्ट ईयर और इंटर में रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे, तब आप अपना एक रजिस्टर बना लेते थे, बहुत ही अच्छी बात थी। उस वक्त टाइम था आपके पास। अगर चलो ऐसे रजिस्टर या रूटीन नहीं की है तो एटलीस्ट जो बुक आपका है वो पर्सनल होना चाहिए। उस पर्सनल बुक में जो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए ताकि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपका टाइम बच जाए। एक पेज को ऐसे ओपन किया, हर वर्ड को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जैसे हाँ ये की पॉइंट है चलो नेक्स्ट टॉपिक चल जाए, देन चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ये नहीं
जो बुक आप एक साल में पढ़ते हैं वो रिवीजन जब आप करने बैठते हैं तो आज से 3 या 4 दिनों में वो रिवीजन हो जाता है। कैसे पॉसिबल है कि 3 या 4 दिनों के अंदर वो बुक आप कवर करें? बाय द हेल्प ऑफ अंडरलाइन, बाय द हेल्प ऑफ की पॉइंट, अंडरलाइन होंगे की पॉइंट, तो आपके जहन में फौरन वो तस्वीर आ जाएगी कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो इसकी जो हेल्प लेके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप जैसे देखिए ये इतनी पैरा पड़ी है, मैं आपको 2 भी कीवर्ड बता सकता हूँ कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं नेचर के अंदर, सबसे पहले जैसे ग्रीन क्लास में फोटोसिंथेसिस होती है तो पहले कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और जनरली कार्बोहाइड्रेट भी स्वीट इंग्रेडिएंट्स और कॉमन भी बायोसेंट्राइड। तो की पॉइंट कितनी है इसके अंदर? की पॉइंट जो इतनी बाकी की सारी ग्रेन है। कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, अदर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे जो अदर मेटाबॉलिक पाथवेज को यूज करेंगे। जनरली वी आर जनरली बिकॉज जैसे पॉलीसेकेराइड्स दे आर नॉट स्वीट एंड बेस, तो ये जनरली स्वीट एंड बेस, सो इस रीजन की वजह से सेकेराइड्स दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। तो यानी ये 10 लाइन का जैसे कोई पैरा हो उसके अंदर जस्ट आप 2-3 वर्ड निकाल लेते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वही जो है एक अच्छी बात होती है। आगे आपको समझने में, रिवील करने में, टाइम बचाने में ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी सी एक ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप अमल करेंगे तो फायदा आपका होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, हमारा काम है थोड़ा सा ठीक है सही जो पैटर्न है वो बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर स्पेशली जो है बायोमॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर ऐसी चीजें याद करने वाली चीजें जरा ज्यादा है, कोई प्रोसेस इतनी बड़ी नहीं है। फाउंड एब्रेंडेंटली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे जिस तरह से एक इम्प्रूवर्स के पास पुराना बुक होगा उसके अंदर एक क्वेश्चन था, द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, सेल्यूलोज है। क्योंकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज, हर प्लांट सेल की सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी होती है, इस वजह से द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। इसी तरह से स्टार्च की सूरत में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड होता है या स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है। कहाँ पे पाया जाता है? सीरियल ग्रेन, अनाज वाले फसल जैसे वीट है, बार्ले है, इस सब के अंदर। प्लस में जैसे ट्यूबर पोटेटो के ट्यूबर, पोटेटो है तो अंडरग्राउंड स्टेम है, इनके अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं ट्यूबर्स कहते हैं, ट्यूबर था पोटेटो, इसके अंदर भी स्टार्च ज्यादा होती है। शुगर केन जो स्वीट से शुरू होती है, इसके अंदर भी स्टार्च का कंपोनेंट मौजूद होता है। हमारे जहन में नहीं होता पर इसके अंदर भी स्टार्च की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ट्यूबर्स जो पोटेटो, शुगर केन, सीरियल ग्रेन, इन सब के अंदर स्टार्च होती है। और कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के हवाले से दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर किस तरह से, जैसे आपको बताया कि प्लांट सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी हुई है, और सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज यकीनन कार्बोहाइड्रेट है, तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो ये स्ट्रक्चरल रोल हुआ, ये रोल हुआ स्ट्रक्चरल रोल। फंक्शनल रोल कार्बोहाइड्रेट का कई ऐसे जो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जरूर होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में या फंक्शन में भी जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये ओवरऑल इंट्रो है, इंट्रो की पॉइंट्स हैं, तो इसमें कोई इतना बिग क्वेश्चन नहीं है और आप इनको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। सीरियल ग्रेन मीन्स अनाज वाले जो फसल है उन्हें सीरियल ग्रेन, जैसे हम गंदम आटे की जैसे रोटी खाते हैं तो इसके अंदर स्टार्च होता है, मकई की रोटी खाते हैं तो इसमें स्टार्च होता है, चावल खाते हैं तो इसके अंदर स्टार्च होता है। डायबिटिक पर्सन होते हैं तो आपको बताया कि चावल और आलू जैसे कहते हैं नहीं खाने चाहिए, वो है दे आर नॉट स्वीट पर उसके अंदर दे आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, तो यकीनन शुगर से इंक्रीज हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपको बताया बहुत ही आसान से टर्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो उसकी बेसिक जो है 3 उसकी क्लास, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो लफ्ज का मतलब ही जैसे वन होता है, आपने जैसे वेरी सिंपल से टर्मिनल आ गया। पोली को लफ्ज का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब होता है मेनी। मोनो का मतलब वन है, पोलिगो का मतलब फ्यू है। फ्यू तो कितने, 2 to 10 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर वो ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे।
पोली कितने चेन से ज्यादा 11 टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलकर जो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा शुगर जो फर्दर हम उसको हाइड्रोलाइज ना कर सके, तोड़ ना सके, तो इसका मतलब वो 1 यूनिट का बना होगा, एक ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट का बना होगा। इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, तो मोनोसेक्राइड है। अगर हम डाइसेक्राइड को देखें, पोली को, थोड़ा सा पुरानी बुक के अंदर क्लियर था, पर नई बुक के अंदर ऐसी डेफिनेशन नहीं है। एक कैटेगरी है उसके अंदर डाइसेक्राइड की है, एक कैटेगरी है डाइसेक्राइड की है। डाई का मतलब भी होता है जैसे टू है, तो ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो दो मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन से एक डाइसेक्राइड बना है, दो मोनोसेक्राइड से एक डाइसेक्राइड बना है, तो इसे कहते हैं डाइसेक्राइड। इसकी और कैटेगरी है जो जिसे डेक्स्ट्रिन कहते हैं, पुराने बुक के अंदर ये टर्म मौजूद है, डेक्स्ट्रिन। अब दो तक तो डाइसेक्राइड हो गए, 3 to 10 जो मोनोसेक्राइड होते हैं तो इसे कहते हैं डेक्स्ट्रिन कहते हैं। पुराने बुक के अंदर ये टर्म मौजूद है। एक जस्ट डाइसेक्राइड है और दूसरा टर्म है 3 to 10 मोनोसेक्राइड, वो डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं, डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं। बाकी जैसे 10 से ज्यादा 11 to 1000 का मोनोसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आती है, ये पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में। तो एनीवे सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। मोनो लफ्ज का मतलब ही जैसे वन होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, थोड़ी से 2-3 फीचर्स हैं, जैसे कलर कैसा होता है और चेंज कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल है या नहीं, तो इस तरह की 2-3 फीचर्स हैं। आप जरा नेक्स्ट पेज में मांगिए। फिलहाल the group of carbohydrate molecule which contain only one sugar molecule, वन शुगर मॉलिक्यूल को, इसका मतलब है इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज या तोड़ या ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जो हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसी वजह से ये इन शुगर्स को कहते हैं सिंपल शुगर्स हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, तोड़ नहीं सकते इनको। और जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2ONN, फर्दर क्लासिफिकेशन इनकी होती है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे होती है, हम उस पे भी आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें मोनोसेक्राइड की फीचर्स, समझे की फीचर्स हैं, कलर, शेप वगैरह की, तो उनको आप याद करेंगे, बिकॉज आगे उनका कंपेयर करना है दूसरे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के साथ। जैसे जनरली दे आर व्हाइट कलर, क्रिस्टलिन इन शेप, दे आर सॉलिड विद स्पेस टेस्ट और सॉल्युबल इन वाटर। White in color, crystalline in shape, they are solid, sweet in taste and soluble in water। ये मोनोसेक्राइड की फीचर है। अगर आप पॉलीसेक्राइड को देखें तो पॉलीसेक्राइड में कोई कलर नहीं होता है इतना, और उसकी शेप भी वेरिएबल होती है, बिग मॉलिक्यूल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, टेस्ट नहीं होती है। तो इस तरह से जो कंपेयर आप करेंगे दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो ये फीचर्स इनको जहन में रखना, याद करना जरूरी है। इसी तरह से जो मोनोसेक्राइड की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, आपको पता है कार्बन एटम की बुनियाद पे होती है, जो आप जैसे काउंटिंग करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा, ऐसे लफ्ज हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करते हैं। जैसे ट्राइओल, कार्बन की तादाद 3 हो गई, बाकी जो जनरल फार्मूला है H2 वाला चार्ट बनाते हैं, देखते भी है, H2 वाला होता है 2:1 वाला होगा सेम। और मोनोसेक्राइड का एक सफिक्स है OAC, ये ध्यान में होना चाहिए, OAC जो है सफिक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइओस, OAC सफिक्स है, आखिरी जो लफ्ज है OAC है, तो ये शो करता है कि ये जो है मोनोसेक्राइड है। एक होते हैं प्रीफिक्स होते हैं, दूसरे होते हैं सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स में जो पहला वर्ड होता है प्रीफिक्स, और आखिरी जो चलते थोड़े से लेकर से ऐसे होते जो वर्ड बनना होता है, जो किसी न किसी एक प्रोसेस या कोई एक कहे कि आपको मॉलिक्यूल होगा या कोई ऐसा कंपोनेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे OAC होगा नेगेटिव मोनोसेक्राइड होगा, जैसे AAC एंजाइम के लिए इस्तेमाल होता है जो सफिक्स, AAC प्रोटीएज, लाइपेज, AAC, तो ये सफिक्स होते हैं, उससे पता चलता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा। तो OAC जो इसका सफिक्स है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर फर्दर क्लासिफिकेशन है। आपने यकीनन थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा कार्बन एटम्स के हवाले से। कार्बन एटम्स पर इसके अंदर एक मेन कैटेगरी है जो आप नोट करेंगे, वो एग्जाम्पल की है। एग्जाम्पल के अंदर भी जो एक ट्राइओस, एग्जाम्पल में भी एक ट्राइओस की कैटेगरी आप
जरूर याद करेंगे उसमें कौन कौन सी कैटेगरी जिसमें एग्जाम्पल है, एक पेंटोज की स्पेशली और एक हेक्साजोज की। दूसरे भी इम्पोर्टेंट है पर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये मेन जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की बुनियाद पे जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कार्बन आइटम्स की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आइटम जो है, कार्बन आइटम अगर 3 है, कार्बन आइटम 4 है, कार्बन आइटम 5 है, कार्बन आइटम 6, कार्बन आइटम 7। तो कार्बन आइटम अगर 3 है तो इसका फार्मूला C3, कार्बन आइटम 4 C4, कार्बन आइटम 5, कार्बन आइटम 6, कार्बन आइटम 7। और बाकी तो H2 वाले जो रेशियो है, C3 होगा तो H6 होगा O3 पूरे शुगर है, C4 H8 O4, C5 H10 O5, C6 H12 O6, C7 H14 O7। तो जाहिर है जब आप काउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर 3 है तो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ट्राइडोज। 4 है तो टेट्रोज, टेट्रा लफ्ज का मतलब ये 4 है। 5 है तो पेंटोज, पेंटा लफ्ज का मतलब भी 5 होता है। हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब भी 6 होता है। हेप्टो, हेप्टा लफ्ज का मतलब ये 7 होता है। तो ये इसका फार्मूला हुआ। और एग्जाम्पल की कैटेगरी के अंदर जैसे हमने नोट किया है कि खास तौर पे आप जो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जैसे एक हेक्सोज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ग्लूकोज, फरक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। पेंटोज के अंदर भी आप जैसे नोट करेंगे राइबोज एंड राइबोलोज हैं। इसी तरह से ट्राइडोज के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइड और डीएचएपी जो होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, बाकी भी आप याद करेंगे तो ये 3 जो है मेन कैटेगरीज है। ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे इनके बारे में। तो 3 जो मेन कैटेगरीज है इनको आप वेरी सिंपल एंड बच्चों ये सब ये हमारे जगह नहीं मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल है। मुश्किल है याद करना। क्रेमिंग का काम बड़ा चल रहा है, मसला ये क्रेमिंग जो है ना वो इशू है, यहाँ देर तक नहीं है, बस इतनी देर तक याद करें जब तक बाकी नहीं है बाद में। तो ट्रायोज के एग्जाम्पल में ग्लाइसरॉल या ग्लाइकोलाइड दिया है और डीएचए जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो पहले 3 कार्बन में जो ब्रेक होता है लाइसिस होती है हुई, और सेक्टोज में एरिथ्रोलोज, राइबोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इनकी डिटेल नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो इनकी कुछ डिटेल। फॉर एग्जाम्पल ट्रायोज, ट्रायोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो है डीएचए और पीजीए जो कंपोनेंट बनता है वो ट्रायोज है। Pentose, they are very rare and they are found in bacteria. Pentose, बेसिक इसके एक नाम न्यूक्लिक एसिड। आप देखिए न्यूक्लिक एसिड तो जैसे एग्जाम्पल की कैटेगरी में डीएनए और आरएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक होता है पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर के साथ दोनों तरफ से, एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, दूसरी तरफ से फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो पेंटोज शुगर जो होता है वो मेन स्केलेटन होता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो मेन स्केलेटन होता है वो पेंटोज शुगर होता है, बिकॉज उसकी कार्बन नंबर 1 से जैसे आपको पता है नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, कार्बन नंबर इसकी 5 6 का जो पेंटोज है कार्बन नंबर 5 के साथ जो है फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इसी वजह से पेंटोज शुगर फॉर्म बेसिक स्केलेटन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। और हेक्सोज है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हेक्सोज 3 उसकी कैटेगरी में जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज। पुराना एनसीबी बुक था तो उनके अंदर तीनों की डिटेल थी, नए एनसीबी बुक के अंदर तीनों की तो डिटेल नहीं है पर एक दो की हम उसको सीखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है।
सबसे पहले कंपोनेंट पे आते हैं ग्लूकोज, फाउंड इन राइस फ्रूट। राइस फ्रूट के अलावा स्वीट कॉर्न और हनी के अंदर जो है ग्लूकोज पाए जाते हैं। पुराना भुट्टा उसके अंदर भी ऐसा ही सवाल था, तीनों जो मोनोसेकेराइड थे, हेक्सोज थे, उनके सोर्सेज मौजूद थे। और भी जगहों पे ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाए जाते हैं, पर हम अपने किसी भी बुक को देखेंगे जिनमें सोर्सेज बताए गए वही उनको याद करें। They are found in all known polysaccharides in combined state। पॉलीसेकेराइड क्या, डाइसेकेराइड के अंदर भी ग्लूकोज का पार्ट होता है। पहले हम पॉलीसेकेराइड को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम कहें सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है तो उसके अंदर उसका जो मोनोसेकेराइड यूनिट होगा वो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज 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 इसकी चेन होगी। डाइसेकेराइड में देखें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो मार्केट बन रहा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है लैक्टोज बन रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है सक्रोज बन रहा है। डाइसेकेराइड के अंदर भी कंबाइंड स्टेट के अंदर पाएंगे, कंबाइंड। बाकी जैसे आपको पता है कि अगर ग्लूकोज का फार्मूला लिखते हैं लिखते हैं, और इसकी अगर जैसे आप ओपिक चेन स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर एक तो OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं। बिकॉज अगर बाई डेफिनेशन कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉली हाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल, पॉली हाइड्रोऑक्सी यानी मेनी OH ग्रुप होते हैं। कार्बोनिल, कार्बोनिल आपको पता है आगे दो कैटेगरी होते हैं, या तो कार्बोनिल जो होते हैं अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। अल्डिहाइड होते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ H होता है, कीटोन होते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ से कार्बन होते हैं, जिससे कार्बोनिल के साथ दोनों कार्बन वो कीटोन हो जाता है। और हमारे यहाँ अगर बुक में इतनी डिटेल नहीं है, बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो उसके अंदर ऑर्गेनिक शब्द उसके अंदर इनकी अरेंजमेंट का भी बड़ा फर्क होता है। अरेंजमेंट क्या कि OH ग्रुप किस कार्बन में है, किस जगह पे अटैच है, तो उनकी जो अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और शुगर भी डिफरेंट टाइप का बन जाता है। इसी तरह से जब ये ओपन चेन है, ओपन चेन के बाद ये रिंग फॉर्म में जब आएंगी तो रिंग जो है 5 मेंबर्ड भी हो सकती है, क्योंकि 6 मेंबर्ड भी हो सकती है। उस रिंग के अंदर भी आप देखिए OH ग्रुप का है, इसका भी बड़ा फर्क होता है, उसमें भी जो है डिफरेंट उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो ये कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी डिटेल है, आगे दूसरे जो होंगे उनमें इतनी डिटेल नहीं है और हम इतने यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करते हैं, बिकॉज जब कहाँ पे पाया जाता है कि कौन सा एंजाइम तो एक ही कैटेगरी आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज, उसके बाद हमारे ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज से आते हैं, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज से आते हैं। फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज another hydroxy present in fruit sugar, रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और ओपन चेन के पास में आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफॉर्मेशन तो बड़ी बड़ी पढ़ाई समझे वैसे उससे आई मतलब चालू है रिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये जो है ओपन चेन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और आगे और भी इसकी डिटेल है कैटेगरी की OH ग्रुप की पोजीशन किस जगह पे होती है। तो लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ कोई इतना काम नहीं है, बस आप ये फ्रूट शुगर और रिंग स्ट्रक्चर और ओपन चेन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मोनोसेकेराइड सेल के अंदर दो और भी कैटेगरी है जो जिनको हम सीखेंगे कि या तो जो है अल्डिहाइड होते हैं या शुगर जो कीटोन होते हैं। अल्डिहाइड होते हैं तो आपको पता है कौन सा ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बोनिल ग्रुप से जो C डबल बॉन्ड हो, अगर H है तो कौन सा ग्रुप होगा ये अल्डिहाइड, तो ऐसे शुगर को कहेंगे अल्डिहाइड। कीटो शुगर जो होते हैं तो उनके अंदर C डबल बॉन्ड होगी, क्या है C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप है और उसके साथ कार्बन अगर अटैच है तो हम उससे कहेंगे कीटो शुगर कहेंगे। तो फर्दर इनकी दो और भी मजीद कैटेगरीज है, डिपेंड करता है कि कौन सा जो है इसमें जो ग्रुप पर अटैच है तो एलसीडी जो कहानी होती है। और तीसरी जो पॉइंट
शुगर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे डायसेक्राइड समझने में आपको मदद मिलेगी। रिंग स्ट्रक्चर बनती है तो उसमें कार्बन नंबर 1 जो होता है उसके लिए एक लफ्ज कार्बन नंबर 1 जो है उसके बिलो पोजीशन पे अगर वो OH ग्रुप है, थोड़ी देर पहले हमने नोट किया, उसके बिलो अगर वो OH ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे कि ये अल्फा पोजीशन की OH ग्रुप है। और ऐसे ग्लूकोज को कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। बिलो है कार्बन नंबर 1 की बिलो पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे अल्फा। इसी तरह से अगर कार्बन नंबर 1 की अबव OH ग्रुप है तो उसे कहेंगे बीटा पोजीशन को, ऐसे ग्लूकोज को कहेंगे बीटा ग्लूकोज कहेंगे। कहीं पढ़े हैं? अगला इफ OH ग्रुप इज अबव द लेंथ of carbon number 1 it is said to be the beta position, और ऐसे ग्लूकोज कहेंगे बीटा ग्लूकोज कहेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज below the carbon number 1 and the sugar it is said to be the alpha position। कार्बन नंबर 1 के नीचे OH ग्रुप है तो अल्फा, कार्बन नंबर 1 के अबव जो है OH ग्रुप है तो ये बीटा। आगे ये आपको कहाँ काम देगी? डाइसैकेराइड जब हम पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उसमें ये जो आप लोग थोड़ी सी हेल्प आप ये करेंगे कि अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, बॉन्डिंग फोर्स की उसका नेम क्या है, लेकिन तो आप समझते। बाकी ये जो जैसे ग्लूकोज की जो है, जैसे आप कहेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग चेन, ठीक है, ये रिंग चेन में जैसे OH पोजीशन के पद पे अल्फा और बीटा ग्लूकोज बन सकते हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा। अब हम आगे सीखते हैं फिर अल्डोडेंड्रोन तो हो गए ना, अल्डोडेंड्रोन। अच्छा, अल्डोडेंड्रोन के अंदर एग्जाम्पल की कैटेगरी याद कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे आप कोई भी बायोलॉजिकल टर्म है उसको ब्रेक करना और उसके बाद आप उसकी मीनिंग करना, ये ट्रिक अगर आप यूज करेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। अल्डोडेंड्रोन है तो हेक्सोज शुगर, पर उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो अल्डो शुगर है, तो हेक्सोज शुगर, पर इसके अंदर कीटोन ग्रुप है तो हम कहेंगे कीटो शुगर। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम्पल नोट करेंगे, अल्डोज के अंदर जो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड एनाइनोज आ जाता है, और कीटोज के अंदर जो है फॉर्मोज और साइकोज शुगर आ जाता है। एग्जाम्पल की कैटेगरी है जो आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल की कैटेगरी, एग्जाम्पल की कैटेगरी, ठीक है, एग्जाम्पल कैटेगरी वाइज याद रखना। अब हम जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड्स, इसके अंदर जो है ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को जैसे यू नो वेरी वेल, ओलिगो लफ्ज का मतलब ये है फ्यू है, टू ट्रेन मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड, जस्ट ओनली टू होंगे तो वो डाइसैकेराइड कहलाएंगे, जस्ट टू मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो डाइसैकेराइड। जैसे 1 + 1 = 2, या एक डाइसैकेराइड जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेक होगा तो 2 मोनोसैकेराइड में एक्सचेंज होगा, तो ऐसे शुगर को हम कहेंगे डाइसैकेराइड। और जब 3 to 10 मोनोसैकेराइड होंगे तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल पुराना बुक भी उसके अंदर डेस्टर मौजूद है, तो कंपैरेटिवली लेस स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड ज्यादा स्पेसिफिक थे, लेस सॉल्युबल इन वाटर दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड फिश जो है डाइसैकेराइड होते हैं वो किसमें हाइड्रोलाइज होंगे? डाइसैकेराइड जो है तो मोनोसैकेराइड में हाइड्रोलाइज होंगे। पुराने बुक के अंदर एक चार्ट भी था, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सक्रोज। ये पुराना जैसे बुक था उसके अंदर एक इक्वेशन वाइज और फार्मूला भी मौजूद था। बहरहाल ये 3 डाइसैकेराइड्स हमें सीखने, इसके अंदर जस्ट एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूछता होगा, इसको सीखेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम देखते हैं, बाकी हम कर देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाउ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है किस तरह से बनता है। जैसे ये एक मोनोसैकेराइड है और ये भी एक मोनोसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे, प्रोसेस कहलाएगा कंटेग्रेशन। यू नो वेरी वेल, अगर कंटेग्रेशन आपके जहन में है तो आपको बताएंगे कि एंड पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनकी जरिए जो है ये बायोलॉजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या अधिक होते हैं। तो एक मोनोसैकेराइड है उसका एल्किन
दूसरे मोनोसेक्राइड का ये OH H एंड OH आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा। जैसे इक्वेशन के अंदर प्लस H2O लिखा होता है, मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड इज डाइसेक्राइड प्लस वाटर, तो ये वाटर जो ये बन के यहाँ से रिमूव हुआ है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। रिकॉल करें, रिलीज ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। अब इस जगह भी बॉन्ड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हुआ। अब जो बॉन्ड ये जो बना है, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, जिसमें दरम्यान में ये जो ऑक्सीजन आ जाएगी और दो जो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे, लिंक होंगे, तो ऐसे बॉन्ड को देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डालने की। ग्लाइको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। 1,4 का मतलब क्या है, जैसे ये जो मोनोसेक्राइड है उसका कार्बन नंबर 1 और दूसरा जो मोनोसेक्राइड है उसका कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। और ऐसी जो बॉन्डिंग होगी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 6 के साथ हो सकती है। कार्बन नंबर 1, 2, 4, 6 के साथ हो सकती है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बॉन्डिंग है डाइसेक्राइड के अंदर, टाइम आज का मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तब हम